हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका जेपीएमडी में। मैं हूँ प्रियंका प्रिया। आज से मैं वर्ग 9 के लिए एक नया कक्षा शुरू कर रही हूँ जो ऑनलाइन मोड में होगा। इस कक्षा में हम लोग सामाजिक विज्ञान संबंधी सभी विषय और विज्ञान संबंधी सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। चूँकि सभी विषयों को एक साथ तो लेके नहीं चला जा सकता, इसलिए आज एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे। तो आज हम लोग जीव विज्ञान से शुरू करते हैं। ये पाठ्यक्रम बिहार बोर्ड के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में तो है ही, सीबीएसई बोर्ड के अनुरूप भी यह तैयार किया गया है और एनसीईआरटी बेस है। ये वर्ग 9 के लिए तो है ही, साथ ही बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जो अभ्यर्थी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसी में से क्वेश्चन आएंगे। चलिए जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 9वीं कक्षा के जीव विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं। इसमें सिर्फ 7 टॉपिक ही हैं। ये पढ़ना बहुत ही आसान है और इसे हम लोग बहुत ही आसानी से 7 छोटे छोटे वीडियो में टॉपिक में पूरा कर लेंगे। चलिए विषय सूची पर नज़र डाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहला पाठ है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, दूसरा है ऊतक, तीसरा जीवों में विविधता, चौथा स्वास्थ्य एवं रोग, पांचवा खाद्य संसाधन पौधे, छठा खाद्य संसाधन पशु, सातवां प्रायोगिकी। जीव विज्ञान का प्रथम पाठ है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिकाओं को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। हम लोग का शरीर, जितने भी जीवधारी हैं, उस सारा का शरीर कोशिका से ही बना होता है। और ये कोशिका एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। जो एक कोशिका से जो जीव बनता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। और जो असंख्य बहुकोशिकीय से बनते हैं जो जीव, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि मानव के शरीर में 60 किलोग्राम मानव के शरीर में 60 गुना 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, जो निरंतर अपना रूप बदलती रहती हैं। यानी हम लोग के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। हर किस जीव के शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। चित्र में आप लोग देख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। कोई कोशिका गोलाकार है, कोई लंबा सर्पिल है, कोई बेलनाकार है, कोई अंडाकार है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हम लोग के शरीर में पाई जाती हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क कोशिका का ये चित्र है। इसी चित्र में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब ये ईस्वी को याद रखना होगा। 1665 ईस्वी में किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा। कोशिकाओं को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, जिससे हम लोग कोशिका को देख सकते हैं। जो हम लोग प्याज खाते हैं, कच्चा प्याज, तो जब उसको काटते हैं तो उससे पतली झिल्ली निकलती है। उस झिल्ली को जब हम लोग माइक्रोस्कोप पर रखेंगे तो हमको कोशिका दिखाई देगा। या फिर गाल के भीतर, जो हम लोग का गाल है, उसके अंदर से थोड़ा सा मांस निकाल कर काट कर जब उसमें रखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप पर, तो हमको असंख्य कोशिकाएं उसमें दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग गाल को काट के देखिए, बस मैंने जानकारी के लिए आपको बताया है कि वहाँ कोशिका दिखाई देती है। ये मनुष्य की रक्त कोशिकाएं हैं। एक प्रारूपी जंतु कोशिका, एक प्रारूपी पादप कोशिका, जैसा कि साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। दोनों की रचनात्मक भिन्नता पर भी ध्यान दें। अब ध्यान दीजिए कि कौन चीज़ दोनों में है, सेम है, और कौन अलग अलग है। अब जैसे दोनों में क्या कोशिका भित्ति है? तो नहीं है। कोशिका भित्ति सिर्फ जंतु कोशिका में है
और गोला वाला जो दिख रहा है वो जंतु कोशिका है, जो चौकोर दिख रहा है वो पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन केंद्रक दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, क्रोमोसोम दोनों में पाया जाता है, गोल्जी उपकरण दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। रसधानी इसमें पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो छूट रहा है उसको आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। अब सबको बताना कठिन है, सबको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि क्या समानता है क्या असमानता है। इसके पहले हम लोग ने जो चित्र देखा था वो साधारण सूक्ष्मदर्शी से लिया गया था, और यह चित्र इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिया गया कोशिका का चित्र है। इसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा से सारा चित्र दिखाई दे रहा है। केंद्रक दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहा है। ये सारा का आप लोग चित्र बना लीजिएगा और सबका नाम लिख लीजिएगा। 1-2 बार चित्र बनाइएगा, याद हो जाएगा। परीक्षा में आता है कि कोशिका का सचित्र वर्णन करें, तो ऐसे आप लोग बनाकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं, और इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाया जाता है। आप सिंपल भाषा में समझिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो विकसित है, उसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम संपूर्ण चीज पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है, वो अविकसित कोशिका है। इस सबको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब कोशिका के अंदर विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं, उनका अलग अलग कार्य है। जैसे कोशिका भित्ति है, उसका कार्य है निश्चित रूप प्रदान करना। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसका कार्य है दूसरी कोशिका के पदार्थों की अभिगमन का नियंत्रण करना। अंतःपरादावी जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब का अलग अलग कार्य है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है कोशिका श्वसन के सक्रिय स्थान एवं ऊर्जा का निर्माण करना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो इस सब को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ के पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या प्रमुख अंतर है। पहले हम लोग चित्र देखे थे कि जंतु कोशिका गोलाकार था और जो पादप कोशिका था वो चौकोर था। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या विभिन्न अंतर है इसमें। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। पादप कोशिका मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित आकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार अनियमित होता है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। और पादप कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानी उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं या नहीं भी होती हैं। तो ये सारे आप लोग को देख लेना है। 7 पॉइंट है, सातों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पूरे अध्याय का सार है, ये स्मरणीय तथ्य है। इसको पढ़ लेने से आपको पूरा अध्याय तैयार हो जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। ये भी स्मरणीय तथ्य का ही हिस्सा है, जो सार था उसी का ये हिस्सा है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा। जल या विलायक का अर्ध पारगम या चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। अर्ध पारगम का मतलब हो जाता है कि कुछ चीज़ें अंदर जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती हैं, कुछ छना के जाती है, कुछ नहीं जाती है। तो वैसे जो विसरण होता है उसको हम लोग परासरण कहते हैं। परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग पौधों के जड़ में जल डालते हैं, वह अवशोषित होकर पत्ता तक पहुँच जाता है। तो किस क्रिया द्वारा जाता है, तो परासरण द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम लोग के परीक्षा में 9th के परीक्षा में आप लोग देखिए 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो हम लोग डेली इसको तैयार करेंगे
परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से अभ्यर्थी को 50 प्रश्न हल करने होते हैं। तो 100 प्रश्न पूरे पुस्तक से आते हैं, पूरे पुस्तक से 100 प्रश्न आते हैं और हम लोग के पास 7 पार्ट है, तो एक चैप्टर से एक पार्ट से लगभग किसी में 15 होगा, छोटा होगा तो 15 होगा, 12 होगा तो कम से कम 25 क्वेश्चन होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग लगभग 150 प्रश्न करेंगे और उसी में से 50 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएगा। तो चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए नंबर का पहला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा। हम लोग कार्य वाला पीछे पढ़े हैं, तो बताइए तो कौन सा कार्य नहीं होगा। श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यहाँ इसका उत्तर ग हो जा रहा है, लेकिन परीक्षा में जरूरी नहीं है कि ग में ही प्रोटीन संश्लेषण लिखा हो, ये क में भी लिखा रह सकता है, ख में भी लिखा रह सकता है, घ में भी लिखा रह सकता है। तो आपको प्रोटीन संश्लेषण याद रखना है, क ख ग याद नहीं रखना है। आपको क्या याद करना है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ख, कोशिका झिल्ली। प्रश्न 3, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। इसका उत्तर घ हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक्स। प्रश्न संख्या 4, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में। इसका उत्तर हो जाएगा पादप कोशिका में, ख, पादप कोशिका। इस वीडियो से आपको फायदा है कि आप अपने आप को जांच भी सकते हैं। प्रश्न जब आपके पास आएगा स्वयं बनाइएगा इसका आंसर, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। प्रश्न 5, जीन बने होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क, डीएनए के खंड से। प्रश्न 6, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक, ग, केंद्रक। प्रश्न 7, कोशिका भित्ति होती है अर्धपरगम की परगम क्या होती है। तो कोशिका भित्ति अर्धपरगम, परगम, चयनात्मक झिल्ली, घ। इसका आंसर हो जाएगा ख, पारगम में। इस वीडियो से ये आपको ये लाभ होगा कि आप अपना खुद आकलन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसके उत्तर पर टिक नहीं लगाया है। प्रश्न 8, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को कहते हैं, क्या कहते हैं। आंसर बताइए। उत्तर है अंतःप्रदावी जालिका। उत्तर इसका हो जाएगा घ, अंतःप्रदावी जालिका। प्रश्न 9, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं, ग, क्रोमोप्लास्ट। रंगीन प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। प्रश्न 10, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं गाढ़े द्रव को। इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक द्रव। इसका उत्तर ग, केंद्रक द्रव। प्रश्न 11, इनमें से कौन चयनात्मक पारगम में झिल्ली है। इसमें से कौन है जो चयनात्मक पारगम में झिल्ली है। इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, ख। प्रश्न आप लोग स्वयं अपना आकलन करते जाइए, आप लोग की कितनी तैयारी है। प्रश्न 12, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम, क। प्रश्न 13, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा विसरण क्रिया द्वारा, ख, विसरण। प्रश्न 14, जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रसारी विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा। जब उसको अति प्रसारी विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका संकुचित हो जाएगी, ख, कोशिका संकुचित हो जाएगी। प्रश्न 15, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ख, परासरण क्रिया द्वारा। हम लोग पढ़े हैं पीछे कि पौधे के जल से अवशोषण पत्ती तक किस क्रिया द्वारा होता है, परासरण क्रिया द्वारा।
अब रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्नों को भी हम लोग हल कर लेते हैं। प्रश्न 1, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ... है। कौन सी कोशिका है सबसे बड़ी? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। आप लोग इसका स्वयं आकलन कीजिए, इसलिए मैं इसमें भरी नहीं हूँ। आप लोग ये जो मैं बोल रही हूँ उसको कॉपी में लिख लीजिए कि पहले का उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। दूसरा प्रश्न, कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है? कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। लिख लीजिए। प्रश्न 3, राइबोसोम के ऊपर मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका। लिख लीजिए, अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रश्न 4, क्रोमोसोम ... एवं ... के बने होते हैं। क्या चीज़ से क्रोमोसोम बना है? कौन कौन चीज़ से क्रोमोसोम बना है? इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न 5, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती हैं? जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती हैं? तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। लिख लीजिए, पांचवा का उत्तर केंद्रक झिल्ली। प्रश्न 6, माइटोकॉन्ड्रिया एवं ... में अपना डीएनए पाया जाता है। किस में अपना डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में। उत्तर इसका 6 का उत्तर हो जाएगा लवक। प्रश्न 7, अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण ... द्वारा होता है। किसके द्वारा अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण होता है? तो एंडोसाइटोसिस। 7 का उत्तर लिखिए, एंडोसाइटोसिस। प्रश्न 8, आनुवांशिक गुणों का संवहन किसके द्वारा होता है? आनुवांशिक गुणों का संवहन किसके द्वारा होता है? उत्तर लिखिए, जीन के द्वारा। 8वां का उत्तर जीन के द्वारा। ये कोशिका का चित्र है, पीछे हम लोग देखे थे इस चित्र को। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र है। इस चित्र में आप लोग को देखना है कि कौन कौन चीज़ है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कौन चीज़ है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, और कौन कौन से इसके कोशिका अंगक हैं जो दोनों पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये लोग आप लोग खुद बनाइएगा, इस प्रश्न का हल खुद करिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। कोशिका से संबंधित ये जो मेरा हम लोग का पहला अध्याय था ये पूर्ण होता है। प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अगले कक्षा में हम लोग दूसरे अध्याय उत्तक के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।